हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज की जो वीडियो होने वाली है एसएससी से रिलेटेड नहीं हो रही है, लेकिन अभी जो एसएससी में इतना फ्रॉड चल रहा है तो उसके बाद जो है बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बैंकिंग में शिफ्ट होना चाहते हैं या फिर बैंकिंग की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पता है कि भाई जो भी प्रोसीजर है बहुत ही ज़्यादा एकदम मतलब कि क्लियर चलता है और पहले से वहाँ पर सारी डेट्स सब कुछ पहले से ही रहता है और इतना एग्जाम लीक का भी वहाँ पर चीज़ें खुल के नहीं आती हैं। तो आप अगर सोच रहे हो कि हम बैंकिंग की तैयारी करते हैं, फिर बैंकिंग की सैलरी से लेकर सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे साथ आज मेरी दीदी है और उनका सिलेक्शन जो है आईडीबीआई में हुआ था 2021 वाले बैच में। ठीक है, तो उनसे चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को आपको अगर मतलब आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपके जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं बैंकिंग है एसएससी के बीच में किसको हम अब डिसाइड करें या फिर किसके मतलब स्पेशली गर्ल्स के लिए तो ये वीडियो होगी और ऊपर से बॉयज़ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि एसएससी में जिस हिसाब से फ्रॉड चल रहे हैं तो काफ़ी बच्चों का यही है कि अब बैंकिंग में हम चले जाते हैं। तो आज के बाद आज ये इस वीडियो का अगर आप लास्ट तक देख लेते हो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो मैं पहले इनका दीदी का इंट्रोडक्शन मैं इनसे पूछता हूँ कि इनकी क्या क्या चीज़ें हैं और अभी क्या कहाँ पर पोस्टेड है। तो बेसिक चीज़ें इनसे पहले पूछ लेते हैं, बाकी जो चीज़ें होंगी मैं अपने हिसाब से अपने क्वेश्चंस पूछूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू भाई। नमस्ते दोस्तों, मैं अभी आईडीबीआई बैंक में एज ए असिस्टेंट मैनेजर वर्क कर रही हूँ। मुझे अभी 2 साल हो चुके हैं, अपने प्रोविजन पीरियड भी मेरा कंप्लीट हो चुका है 1 ईयर का, और 1 ईयर का हम लोग का मणिपाल की ट्रेनिंग थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अभी फर्दर डिटेल्स में हम लोग जाएंगे, बट फॉर द इंट्रोडक्शन आई एम करेंटली वर्किंग इन गुजरात इन द आनंद डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स अ वेरी गुड जॉब टू बी इन, and I'm very fulfilled with the job and the amount of salary and the satisfaction you are going to get from this salary and the job profile. You will definitely love it, you will definitely admire it in your future and further हम लोग इस इंटरव्यू को कंटिन्यू करते हैं प्लीज़। ठीक है। तो ये तो था एक छोटा सा एक ब्रीफ, बाकी अब डिटेल में चीज़ें जाएंगी। और सबसे पहले तो भाई जो भी आपकी चीज़ें दिमाग में रहती हैं कि सैलरी से लेके वर्क प्रोफाइल, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस कर लूँगा। और अब मैं पहले सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि दीदी का जो पहले जो स्टडी का रहा है कि ठीक है कहाँ से स्कूलिंग हुई है, क्या आपने ग्रेजुएशन में करा है, तो उसके बारे में पहले पूछते हैं ताकि आपको एक ये ना लगे कि भाई बीकॉम वाला बच्चा बीटेक वो बैंकिंग कर सकता है, या फिर बहुत बच्चों को ये रहता है ना कि बीकॉम जिन्होंने कर रखी है तो वो बैंकिंग से ज़्यादा वो रहते हैं, या फिर साइंस वाले बच्चे कम रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सारी मिथ अभी क्लियर हो जाएंगी। और मैं स्कूलिंग और जहाँ कहाँ से बीटेक मतलब कहाँ से ग्रेजुएशन वगैरह करी है, हाँ बीटेक मैंने बता ही दिया, तो वो सारी चीज़ें और फिर कहाँ तैयारी करी है, कोचिंग ली है नहीं है, ली है या नहीं ली है, तो वो सारी चीज़ें अब मैं इनसे पूछने वाला हूँ, तो ये अपने बताने वाली हैं। थैंक यू तुषार। मैंने अपनी बैंकिंग जो करियर है, मैंने कभी भी ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस या फिर कभी भी मेरी ये चॉइस नहीं रही थी। बट इनिशियली मैंने जब अपनी कॉलेज किया था और स्कूलिंग की थी, मेरी स्कूलिंग बहुत ही लिबरल वे में रही थी और मैं इतनी टॉपर जो परसेंटेज पीपल रहते हैं उनमें मैं कभी भी नहीं थी। आई वॉज ऑलवेज अ मॉडरेट कैटेगराइज्ड स्टूडेंट, बट एज माई सिस्टर एल्डर सिस्टर वॉज very good in studies. When we count with the numbers in the percentage, उसके numbers जो थे वो बहुत ही ज़्यादा admirable थे, but I was the second child and then I just have the question कि if the second generation will be asked like आपका कितना marks आएंगे, and you know how the relatives and the society works. So जब उनके 10th में उन्होंने 10 CGPA मार्क्स लिए थे, देन आई वॉज इन ए क्वेश्चन मार्क दैट मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ, वाई व्हाट आई एम डूइंग विद माई लाइफ। तो मैंने सोचा कि हाँ मुझे थोड़ा सा स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए। अगर मुझे अपनी जो कैटेगराइजेशन ऑफ द फील्ड है इन फ्यूचर मेरे को अपने आप को अगर इम्प्रूव करना है तो हाउ वुड आई डू दिस। तो तब मैंने अपने 10th की स्टडीज़ से मैंने थोड़ा सा सीरियसनेस स्टार्ट की थी अपने लिए, और मैंने 10th में 8.8 CGPA लिए थे। दैट वाज नॉट दैट गुड, बट स्टिल मेरे जितने स्टडीज़ का बैकग्राउंड रहा है उस हिसाब से आई थिंक इट वाज अ ग्रेट मार्क्स फॉर मी टू हैव। एंड देन आई डिड माई 12th दैट्स इन PCM। मैंने मैथ्स लिया था विद कंप्यूटर साइंस एज द सेकेंडरी सब्जेक्ट एंड आई गॉट 73% इन माई स्कूलिंग। एंड देन मैंने अपनी बीटेक की है, दैट टू फ्रॉम RGIT कॉलेज, दैट्स इन ग्वालियर, दैट्स अ पैरामिलिट्री कॉलेज, एंड वो भी मेरा स्कॉलरशिप कॉलेज था तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे गए। दैट वाज अ पैरामिलिट्री कॉलेज एंड सेमी गवर्नमेंट। सो वहाँ पर भी मैंने निग्लिजिबल अमाउंट में स्टडीज़ की हैं, और वहाँ अगर आप समझ रहे हैं कि आपका ग्रेजुएशन के परसेंटेज से आपका गवर्नमेंट जॉब की प्रोफाइल मैच करती है, कहीं से नहीं।
इट्स टोटली डिफरेंट। इट्स जस्ट कि आपका एक बिल्डअप होता है कि आप बेसिक चीज़ों को किस तरीके से ग्रास्प करते हैं। अगर आप बीटेक कर रहे हैं, कोई भी ग्रेजुएशन फील्ड को अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उतना मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है और किस तरीके से आप अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, या कोई भी टाइप की प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं। ठीक है। और रही बात, आपने मेरे से कोचिंग की बात की, मैंने कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, नाइदर ऑफलाइन ना ही ऑनलाइन। मैंने सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी की है, खुद से पढ़ा है। तो तैयारी घर पे रह के करी है, फिर कहीं आउटर में कहीं रह के करी है? मैं इनिशियली मेरी बहन स्टडी कर रही थी टूवर्ड्स बैंकिंग, वो एसएससी की प्रिपरेशन के लिए गए थे, बट एसएससी में आपको पता है तब से ही 2019 से ही बहुत ही ज़्यादा ग्लिचेस आते थे, बहुत ज़्यादा। और बैंकिंग का प्रोफाइल आप जब भी देखेंगे, उनके नोटिफिकेशन में ही आपको डेट्स मेंशन होंगी, चाहे वो प्रीलिम्स की हो, मेंस की हो, इंटरव्यू डेट का टेंटेटिव डेट आपको प्रोवाइडेड होगी। और 99% ऑफ द चांसेस ऐसा ही होता है कि आपको सेम डेट पे आपको रिज़ल्ट आता है। लाइक IBPS का 1 अप्रैल को रिज़ल्ट आएगा, वो सब चीज़ें फिक्स रहती हैं, तो कभी भी आपको उस टाइप के ग्लिचेस बैंकिंग में नहीं दिखते। बट द थिंग इज़ कि बैंकिंग जो है पर एग्ज़ाम आपको 800 to 1000 तक फ़ीस चार्ज करता है पर एग्ज़ाम के लिए, बट वो फैसिलिटी भी उसी तरीके से देता है। आई नो कि ये एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ीस है, क्योंकि सारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स एक टाइम पे तो आपके कभी भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स नहीं निकलते हैं। बट अगर आप उसमें प्रोफाइल में वर्क करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि 6 to 10 मंथ्स में आपका एक अच्छी प्रोफाइल आपके हाथ में हो, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर बैंकिंग। फॉर फर्दर क्वेश्चनिंग आई विल आस्क तुषार टू आस्क। जैसा कि आपने बताया कि कोई कोचिंग नहीं करी है, सेल्फ स्टडी करी है, तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं आई कि हमें कोई अच्छा गाइड नहीं मिल पाया, हमने एक तरफ से सिलेबस नहीं करा, हमने मतलब जब खुद से करते हैं तो हमें ये पता नहीं रहता कि कहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए और कहाँ से हमें मतलब कि किस मतलब पहले किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, तो वो सारी चीज़ें फिर कैसे खुद से कैसे मैनेज करें, उसके बारे में थोड़ा बताओ। मेरे हिसाब से पहले तो आप सबसे पहले कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हैं, उस नोटिफिकेशन को जो बहुत अच्छे से पढ़िए कि किस टाइप के, और उसके बाद आप पिछले साल के 5, अगर आप स्टार्टिंग में भी कर रहे हैं ना ज्वाइन, आप पिछले साल के 5 ईयर्स के क्वेश्चंस को देखिए, फिर उसमें पैटर्न ऑब्जर्व करिए। और इस ये सारे प्रोसेस में आपको ज़्यादा टाइम नहीं, 1 महीने में आप ये सारे प्रोसेस अपने आप कर सकते हैं। आपको 4 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, चारों सब्जेक्ट्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं, और वो सभी आपको इतने nth नंबर ऑफ़ चैनल्स आपको मिल जाएंगे कि ये टॉपिक्स आते हैं, और बेस्ट चैनल्स आपको ये प्रोवाइडेड रहते हैं। और हर टीचर आपको ये बताएगा, जैसी नोटिफिकेशंस आती हैं आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। बट अगर आप उन टॉपिक्स पे फोकस करो तो आप अपने आप ही स्टडी को मतलब बेटरमेंट की तरफ ले जा सकते हो, एंड आप एक अच्छी जॉब प्रोफाइल ले सकते हैं। बहुत बच्चों का ये रहता है कि जैसे उन्होंने एक एग्ज़ाम दिया है, बैंकिंग का हो चाहे एसएससी का हो, ये कोई बैंकिंग के लिए क्वेश्चन नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम, अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसको ये लगता है कि हम आए हैं तो हम 1 साल में कोई जॉब ले लेंगे, और अगर 1 साल में नहीं ली तो सेल्फ डाउट करने लगते हैं, या कोई भी एक एग्ज़ाम देते हैं उसमें नहीं होता है तो सोचते हैं कि यार हमसे ये नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में आपके जैसे मेरे को पता है कि अच्छे नंबर नहीं रहते थे जब हम अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी बैंकिंग की, तो वहाँ से शुरू से लेके और लास्ट तक जो सिलेक्शन हो गया, अब एक रेप्यूटेड जॉब पे आप हो, तो उस जर्नी के बारे में आप शॉर्ट में बताओ कि बच्चे उससे जो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते उससे डिमोटिवेट ना होकर उससे कुछ सीखें। देखिए, हमेशा कंपटीशन आप अपने आप से रखिए। अगर आपको लगता है कि आज मेरे 70 परसेंटाइल आ रहे हैं, तो कल आपके या फिर 10 दिन में आपके 75 होने चाहिए। अगर आप वहाँ की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं, ना ही आप सिर्फ मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, या कोई अपने आप में कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आप खुद ही अपने आप सेल्फ डाउट करोगे, बिकॉज आपको खुद भी पता है कि आप उस लेवल पर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। आप अगर सोच के चल रहे हैं 1 साल का टाइम, आई विल डेफिनेटली एश्योर यू कि अगर आप 1 साल अच्छे से मेहनत करते हैं ना, तो उस ड्यूरेशन में आपको कभी भी सेल्फ डाउट तो नहीं आएगा। एग्ज़ाम क्लियर करेंगे आप उस ड्यूरेशन में, वो आई कैन थिंक कि आप कर भी सकते हैं। बट अगर सेल्फ डाउट वाला अगर आप पार्ट समझ रहे हैं ना, तो अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आपको सेल्फ डाउट आएगा कि मैं 1 साल पहले भी वही था, 1 साल बाद भी वही हूँ। बट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ओवर द टाइम, तो आपको ये चीज़ डेफिनेटली पता चलेगी कि हाँ, पहले मैं 1 लाख बच्चों में था, अब मैं अपने 10 लाख बच्चों में था, अब मैं 1 लाख बच्चों में आ गया हूँ। पर अब 1 लाख से मुझे क्रैक करने के लिए जितना वो गैप चाहिए, वो एंड टाइम पे जो आपका फाइनल एग्जामिनेशन क्लियर होता है वो उसमें होता है। वो 1 लाख तक आने में आपको बेसिक स्टडीज़ अगर आपकी क्लियर होती हैं
और आप एक टाइमली इंटरवल के बाद में मॉक देते हैं और उसको अच्छे से एनालाइज करते हैं, तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि मेरे मेंस में एसबीआई पीओ का मेंस का मैंने अपना मॉक दिया था। ऑलिव बोर्ड में ज़्यादातर प्रेफर करती थी, ये कोई मतलब स्पॉन्सरशिप नहीं है, बट बैंकिंग के लिए आई फील लाइक ऑलिव बोर्ड वॉज द बेस्ट थिंग टू हैव। ऑलिव बोर्ड की जीके की सीरीज़ आती है मंथली, मैंने उसके नोट्स बनाए हैं, मैंने उनको रटा है, मतलब एक एक क्वेश्चन को रटा है। बैंकिंग में जैसे करंट अफेयर रहती है कि इधर 6 महीने की आएगी, 1 साल की आएगी, लेकिन एसएससी के में ये पता नहीं रहता कि 1 साल की पूछ सकता है, 2 साल, 4 साल। तो इसमें एसएससी और बैंकिंग में ये सबसे मेरे को बेस्ट लगता है कि बैंकिंग में आपको जो पूछेगा वो पता रहता है कि यहाँ से पूछेगा, ये सबसे बेस्ट लगता है। कंटिन्यू। ये अगर आपको लगता है कि ये चीज़ बेस्ट है या वर्स्ट है, ये उस कैटेगराइजेशन में है कि अगर आप देखोगे बैंकिंग के एग्ज़ाम्स बहुत टफ़ होते हैं, बैंकिंग की जीके बहुत टफ़ होती है, इन डेप्थ जीके होती है। और अगर आप ऑन दी अदर हैंड आप एसएससी को देखेंगे ना, तो एसएससी की जीके अगर टफ़ आती है ना, तो आइदर 1% ऑफ द, नॉट इवन 1% ऑफ द पीपल के लिए वो इजी होती है, वो सबके लिए टफ़ होती है, सबके लिए आउट ऑफ सिलेबस होती है। तो उसका ना आपको नॉर्मलाइजेशंस में, एसएससी में हम देखते हैं कि कितना नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट आपको मिलता है। सो आपको किस पे फोकस करना है, सिर्फ मैथ्स पे, रीजनिंग पे एंड इंग्लिश में। बट ऑन दी अदर हैंड आप बैंकिंग में जीके किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते। बैंकिंग की जीके अगर आपका आज एग्ज़ाम है तो आपको 5 दिन 2 दिन पहले की भी जीके आपको एग्ज़ाम में आई हैं। और ये मतलब हम लोग को 1 दिन पहले भी अगर जीके, हम लोग कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं मेंस का, मतलब करंट अफेयर की बात कर रहे हो? जी, करंट अफेयर्स हम लोग 1 दिन पहले का भी पढ़ के जाते थे। एक चीज़ बोली थी मतलब कि आपने कि परसेंटाइल पे फोकस करा आपने, बट ये नहीं बोला कि इतने मार्क्स होने चाहिए, मार्क्स हमें बढ़ाने चाहिए। तो बहुत बच्चों का ये रहता है कि उनके मार्क्स कम आ रहते हैं लेकिन परसेंटाइल ठीक रहती है, फिर वो परसेंटाइल ना देख के मार्क्स देखते हैं अपने कि उनके मार्क्स कम रहेंगे। और अभी तो एसएससी में सबसे सारा ये चल रहा है कि जो बच्चे 160 150 स्कोर कर रहे थे वो 100 पे, किसी किसी के 90 80 तक भी स्कोर आ रहा है। तो लेकिन उनकी परसेंटाइल पहले से अच्छी आ रही है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं कि वो जो नए टॉपिक्स पूछे गए हैं उनको ही नहीं कर रहे हैं, तो बाकी की जो पहले के हैं उनको क्या कर पाएंगे, क्योंकि पहले के भी जो टॉपिक्स थे उनको भी इतने मतलब कि ऐसे इस तरीके से एसएससी पूछ रही है कि उसको नॉर्मल बच्चा नहीं कर पाएगा अगर उसकी डेप्थ नॉलेज नहीं है। स्पेशली अगर मैं जीके की बात करूँ तो अगर बच्चा कोई मॉक टेस्ट दे रहा है तो उसको मार्क्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर परसेंटाइल पे, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर देना। देखिए, अगर आप इनिशियल स्टेज ऑफ मतलब प्रिपरेशन पर हैं तो आपको दोनों पे फोकस करना चाहिए, मार्क्स पे भी और परसेंटाइल पे भी। क्यों? क्योंकि आप मतलब आपके डेफिनेटली आप परसेंटाइल में तो हाई जाएंगे ही नहीं, तो आपको 1 और 2 मार्क्स मेरे ज़्यादा आए उस तरीके का अगर आप कॉन्फिडेंस लेके चलेंगे तो इट्स अ गुड थिंग। बट अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं तो यू डेफिनेटली नो कि आपको मार्क्स के ऊपर फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कभी कभी जो कट ऑफ है वो 150 जाती है, और कितनी मतलब एसएससी में तो आई डोंट नो कितनी, कभी कभी तो मैक्सिमम मार्क्स के ऊपर भी चली जाती है कभी कभी। तो बट आप उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी परसेंटाइल पे फोकस कीजिए। आप देखिए पैटर्न किस तरीके से चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है तो सबके लिए हो रहा है। आपको डरना नहीं है उन चीज़ों से, आपको वही एज होती है आपकी। अगर उस टाइम पे आपने संभाल लिया ना जहाँ सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, और उस टाइम पे आपने अपने आप को संभाल के उस मार्क्स को इंक्रीज़ करने के बारे में सोचा, वहीं आप एज ले जाएंगे। और गवर्नमेंट जॉब हम कहते हैं मेहनत है, बट मेहनत के साथ साथ कहीं ना कहीं आपका माइनर लक और आपके स्मार्ट वर्क भी है। कभी कभी आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। कई बार आपको बोला जाता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको छोड़ देने हैं, आपको वो क्वेश्चंस आते होंगे अपने या आर्ट ऑफ स्किपिंग आपको आनी चाहिए, और मतलब एलिमिनेशन मेथड्स आपको आनी चाहिए। ये सब क्या है? स्मार्ट वर्क्स हैं। आप हर चीज़ याद नहीं कर सकते, दुनिया में इतनी चीज़ें हैं, आप सब चीज़ें याद नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली आपको परसेंटाइल पे वर्क करना चाहिए, एनी हाउ आपको परसेंटाइल पर ही वर्क करना चाहिए, और आपका एम रहना चाहिए कि आपका 90 परसेंटाइल के अबव ही रहे। और आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो फाइनल आते आते आपका 95 परसेंटाइल के आसपास ही मार्क्स आने चाहिए एनी हाउ। एक चीज़ ये भी है कि एसएससी का जो सिलेबस रहता है, जैसे आपके 2023 के एग्ज़ाम हुए, 22 के हुए, तो 22 वाले बच्चे क्या करते हैं, सॉरी 22 वाले एग्ज़ाम हुए ऐसे, और 23 के जो बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पे रहते हैं, क्योंकि एसएससी का मेन प्रीवियस ईयर बेसिस रहता है। तो इस टाइम पे प्रीवियस ईयर का इतना मतलब कि वो हो गया कि बच्चे बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। इन डेप्थ नॉलेज या फिर किसी भी सब्जेक्ट की, मतलब कि कोई जैसे मैथ्स हो गया तो उसके तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, बस वो टाइप करना चाहते हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज
उसको वो नहीं ग्रैब करना चाह रहे हैं। तो उसी की वजह से जब 2024-25 में जब भी आपका सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें वही चीज़ हुई, आया तो सिलेबस से, कुछ सिलेबस से बाहर भी आई चीज़ें, लेकिन जो सिलेबस से भी क्वेश्चंस जो आए थे वो उनसे नहीं हुए, क्योंकि वो लेंदी थे, या फिर ये कह सकते हैं कि वो टाइप नहीं था जो टाइप पहले पूछा जाता था। तो बच्चों को प्रीवियस ईयर पे फोकस करना चाहिए इस टाइम पे, या फिर अभी जो रिसेंट में अभी जो चीज़ें हो रही हैं उसके हिसाब से डेप्थ नॉलेज में जाना चाहिए, क्योंकि अभी सीजीएल का एग्ज़ाम बहुत पास में है। तो कम टाइम में उनको क्या करना चाहिए ऐसा, मतलब कि एसएससी आपकी फील्ड नहीं है, स्टिल मैं पूछना चाह रहा हूँ एक नॉर्मल चीज़। नहीं, देखिए, अगर आप रीजनिंग और मैथ्स देखेंगे ना, एसएससी और बैंकिंग की टोटली डिफरेंट है, बट टाइप ऑफ प्रिपरेशन दोनों में ही सेम रहता है। अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अब जैसे मैंने बोला था कि आप जब स्टार्टिंग करते हैं आपके प्रिपरेशन की, तब आप एक थोड़े बहुत मॉक्स भी लगा के देखिए, थोड़े बहुत प्रीवियस पेपर्स उठा के देखिए किस टाइप का पैटर्न आता है, और नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए कि उसमें किस किस टॉपिक्स को दिया गया है। बट अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको हर टॉपिक को एक बेस लेवल प्रिपरेशन हो जाना चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों उसमें। तो क्या होता है कि जब आप मेंस की भी प्रिपरेशन करते हैं, आप देखेंगे बैंकिंग के मेंस टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है, और आपका मतलब वो रट्टा और ये सब चीज़ें कि आपकी इतनी ज़्यादा नॉलेज है आपके पास में, या आपने इतनी प्रैक्टिस की है, दैट विल नॉट एट ऑल वर्क। आपके पास इनफ टाइम होता है मेंस में, बट अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपके कॉन्सेप्ट्स पर सब्जेक्ट के, पर टॉपिक के क्लियर होने चाहिए। अगर आपके पास में कितना भी घुमा के क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो वो दूसरों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है जिन्होंने इसी तरीके से प्रिपरेशन की होगी, बट आप कॉन्सेप्ट अगर समझते हैं ना, तो वो आपको मेंस में जो फाइनल सिलेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा एज देगा वो। अच्छा, तो मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आपका भाई आईडीबीआई में सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, आपने वो ज्वाइन भी कर लिया है, लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं है कि आपके कोई और एग्ज़ाम के प्री नहीं निकला होगा, मेंस नहीं निकला होगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ओवरऑल आपने ऐसे कितने एग्ज़ाम हैं जिनका प्री क्लियर करा होगा, और मेंस भी क्लियर करा होगा, और इंटरव्यू तक भी पहुँचे होंगे। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, एटलीस्ट कितने एग्ज़ाम होंगे ऐसा जिसका प्री भी निकला हो, फिर मेंस भी, और इंटरव्यू तक पहुँचे होंगे? तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है 2019 से मैंने एग्ज़ाम्स देने शुरू किए थे। 2019 के मैंने पहले शुरू के जो एग्ज़ाम था, मेरा ईपीएफओ का प्री निकला था, फर्स्ट एग्ज़ाम जो था, एंड आई थिंक वो टोटली लक पे निकला था, और उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। वो जस्ट मेरा बेसिक मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी थी, 3-4 मंथ्स मुझे हो चुके थे स्टडी करते हुए। बेसिक रीजनिंग और मैथ्स मैंने कर ली थी अपनी, तो उस बेसिस पे मेरा प्री निकल गया था, बिकॉज उस टाइम पे परसेंटाइल थोड़ी कम, परसेंटेज जो कट ऑफ था वो बहुत कम गया था। एंड आफ्टरवर्ड्स 2020 में मेरे 1-2 प्री निकले थे, आई डोंट रिमेंबर एज मच। उसके बाद में कोविड आ गया था, दैट वाज द डिफ़िकल्ट टाइम। उस टाइम पे टोटली जो वैकेंसीज़ थी वो भी लाइक 50% तक रिड्यूस हो चुकी थी, बट स्टिल जब 2022 में मैंने 2020 में जब मैंने प्री दिए थे, तो मेरा आईबीपीएस का मैंने प्री भी क्लियर किया था, मेंस भी क्लियर किया था, एंड देन इंटरव्यू ऑल्सो, बट मैं एक फ्यू मार्क्स से नहीं हो पाई थी क्लियर। एंड उस टाइम पे मैंने एसबीआई का भी प्री क्लियर किया था, एंड हाँ, मैं आरआरबी नहीं देती थी, रूरल बैंक्स में मैं नहीं थी। फिर जब 2021 के वैकेंसीज़ आई थी जो बहुत कम थी, तो मैंने 2021 में आरआरबी का भी प्री दिया था, मैंने आरआरबी के भी एग्ज़ाम्स दिए थे। और आपको बता दूं कि मेरे 2021 में 8 प्री क्लियर हुए थे, 8 एग्ज़ाम्स। ये रेलवे वाला नहीं है ना, बैंकिंग वाला है ना ये? या बैंकिंग का, यस, ये रीजनल रूरल बैंकिंग के भी एग्ज़ाम्स मतलब वैकेंसीज़ निकलती हैं, तो वो मैं नहीं देती थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं रूरल एरियाज़ में ज़्यादा सर्वाइव कर पाऊँगी, इसीलिए। तो बट उस टाइम पे वैकेंसीज़ की बहुत ही ज़्यादा रिडक्शन हो गई थी, तो इसलिए मैंने आरआरबी भी दिया था, एंड दैट टू मैंने आरआरबी क्लर्क भी दिया था उसी साल में। एंड मैंने एलआईसी कभी नहीं दिया, एलआईसी के एग्ज़ाम्स भी होते हैं जो कि बैंकिंग बेस्ड होते हैं, वो नहीं दिए मैंने कभी। मैंने एनआईएसीएल का दिया था, न्यू इंडिया एश्योरेंस सीएल का, उसमें शायद हुआ भी था ना। या उसमें हम लोग की ऑल ओवर इंडिया 300 सीट्स निकली थी वैकेंसीज़, और 900 बच्चों को वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो मैंने प्री क्लियर किया था उसका, मीन्स में भी क्लियर किया था, एंड देन आई वेंट टू द इंटरव्यू, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं था उसमें भी मेरा। बट दैट वाज डिसहार्टनिंग, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट है उतनी पोजीशन पे पहुंचना। बट अगर आप अपनी पीक ऑफ द पोजीशन मतलब प्रिपरेशन पे रहते हैं, तो आप डेफिनेटली उस रेंज पे चले जाएंगे, और वो आपको इतनी बड़ी बात नहीं लगेगी। यू विल थिंक कि हाँ, मैं ये पोजीशन अभी डिज़र्व करता हूँ। जब तक आपके अंदर वो चीज़ नहीं आएगी ना, जब तक आप सीख करेंगे तब तक आप नहीं निकाल पाएंगे, तब तक आपके अंदर ये नहीं आएगा कि नहीं, अब मैं डिज़र्व करती हूँ
कि और या फिर डिज़र्व करता हूँ इस पोजीशन को लेना। और उस टाइम पे मेरा एसबीआई का भी मेंस क्लियर हुआ था। मैं इंटरव्यू के लिए नहीं, मेंस नहीं क्लियर हुआ था उस टाइम पे, मेरा प्री क्लियर हुआ था। आईबीपीएस का क्लियर हुआ था, मेंस उसका भी इंटरव्यू तक मैं गई थी। एनआईएसएल के इंटरव्यू तक मैं गई थी। आरआरबी का पीओ में मैंने प्री क्लियर किया था। सिर्फ और सिर्फ आरआरबी का क्लर्क मेरा क्लियर नहीं हुआ था। उसमें कट ऑफ शायद 78 या कुछ गई थी और मेरे मार्क्स 76 समथिंग कुछ थे आउट ऑफ 80। उसमें हम लोग को इंग्लिश नहीं आती है, सिर्फ मैथ्स एंड रीजनिंग आती है। अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप लोग उसके लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप आरआरबी में जाइए। ओवरऑल मतलब 2021 में मेरे 8 एग्ज़ाम्स थे, जिसमें से फाइनल मेरा आईडीबीआई का पीओ हुआ था। सो आई ऑप्टेड फॉर दैट। तो जैसे कि आपने बताया इतने सारे एग्ज़ाम निकले थे, तो जब एक एग्ज़ाम हमें किसी भी स्टेज पे जाके आप बाहर होते हो तो उससे हमें मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई, अब अगर हम यहाँ तक आ चुके हैं तो अगली बार हम देंगे तो हमारा शायद आगे तक भी जाके हमारी सीट मिल सकती है। या फिर हमें डीमोटिवेट भी बच्चे होते हैं, ये नेचुरल सी चीज़ें होंगी जब इतने मतलब आगे अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है या फिर किसी भी स्टेज पे जाके कोई भी रीज़न हो सकता है, तो वहाँ से वापस से स्टार्ट करना, मतलब जीरो से स्टार्ट करना, तो उसको हम कॉन्फिडेंस से अब वापस स्टार्ट करना चाहिए। या फिर जैसे बहुत बच्चे उसको ऐसे ले लेते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो उन दोनों चीज़ में उनको क्या डिसाइड करना चाहिए कि अपना कॉन्फिडेंस के साथ वापस से स्टार्ट करना चाहिए या फिर वापस जो इतना मतलब फेलियर के बाद उनको रुक जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि किसी और में जाके हम चीज़ें करने लगते हैं। मतलब ऐसे बहुत बच्चे करते भी हैं और वो उनका फिर जो बैंकिंग में उन्होंने टाइम दिया था या फिर कोई भी एसएससी में टाइम दिया था, तो वो उनके लिए फिर वो जो टाइम दिया था और फिर जो अब वापस स्टार्ट करेंगे तो वो रीस्टार्ट उनके लिए ज़्यादा ऑप्शन सही रहेगा या फिर उसी एग्ज़ाम के लिए वापस से स्टार्ट करना सही रहेगा? देखो, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। आई एम ट्रूली सेइंग, बिकॉज़ क्या है कि कभी कभी क्या है, बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दे दिया जाता है कि नहीं, अगर आप आज यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कल आप निकाल ही लेंगे। कल फिर वो वहीं तक पहुँचता है पर वो प्रिपरेशन में कुछ डिफरेंस नहीं लेके आते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपको लगता है कि हाँ, मतलब अभी मैंने अपना 100% नहीं दिया था और इससे मैक्सिमम मैं दे सकती हूँ, तो देन डेफिनेटली गो फॉर इट कि आप अभी करिए। और कभी कभी हमारा लक भी काम नहीं करता है उस पोजीशन पे भी, कि आप समझिए कि हाँ, मेरा 100% मैंने दिया था बट ड्यू टू टेक्निकल रीजंस या कोई भी XYZ रीजंस की वजह से, जैसे कि एसएससी में प्रॉब्लम्स हैं, उस वजह से अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आप सेकेंड टाइम भी ट्राई कीजिए, थर्ड टाइम भी ट्राई कीजिए। 2-3 ईयर्स देना गवर्नमेंट जॉब में आजकल बहुत ही कॉमन है। आई डोंट थिंक कि इस चीज़ को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि 2-3 साल अगर आप अपनी मेहनत के कहीं पे डिवोट कर रहे हैं एंड आप फाइनल रिजल्ट नहीं पाते हैं तो वो बहुत डिसहार्टनिंग होता है। फ्यूचर में आपका प्लानिंग टोटली डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी एज वगैरह भी, सब चीज़ साइकिल मिक्स ही होती है उन चीज़ों से आपकी। तो आई फील कि अगर आपको लगता है कि आपने उतना मन लगा के प्रिपरेशन नहीं की थी शुरू में, या फिर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप कर सकते हैं एंड आप एक अच्छे परसेंटाइल पे वर्क कर रहे हैं, आपकी एक एज है, नियर फ्यूचर में ही आपके एग्ज़ाम्स हैं। बिकॉज इट्स नॉट कि जो CGL का एग्ज़ाम होता है, CPO के एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आया है, NTPC है, बहुत सारे कोर रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं। तब आपको डिसाइड नहीं होना है कि मेरा एक एग्ज़ाम नहीं हुआ, दूसरा करना है कि नहीं करना, तब आपको करना है। बट अगर आपको लगता है कि मैं अपना 200% दे चुका हूँ, कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, फिर भी मैं वो एज तक पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ, दैट्स वेरी फार फ्रॉम माई पोजीशन, तो आपको करियर स्विच करके कोई सेकंड बी ऑप्शन, बी प्लान की तरफ मूव करना चाहिए, आई विल सजेस्ट। क्योंकि हम बहुत सारे मेरे साथ के भी लोग हैं जो कि अपने मल्टीपल ईयर्स बर्बाद कर चुके हैं एंड स्टिल दे आर लाइक स्टैंडिंग एट द सेम प्लेस। तो जैसा कि आपने बोला कि उनको कंटिन्यू करना चाहिए अगर उनको लग रहा है कि कुछ लैग कर गया था, और अगर उनको लग रहा है कि उन्होंने अपने पूरे एफर्ट्स दे दिए थे और फिर भी नहीं हुआ है तो उनको कोई सेकंड ऑप्शन जाना चाहिए, ऐसा ठीक है। तो काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मतलब कि जिन्होंने एक बार दिया, 2 बार दिया, उनको नहीं हुआ, बट उनको बाद में जाके उनकी मनपसंद चॉइस में जो जॉब होती है वो मिल जाती है, तो उनके जो 2-3 साल वो कवर हो जाते हैं, या फिर जो 2-3 साल उन्होंने दिए वो वेस्ट जाते हैं। मतलब कि ओवरऑल लास्ट में उनको वैकेंसी जॉब मिल गई है, लेकिन उनके जो 2-3-4 साल जो गए हैं वो अगर कहीं और इन्वेस्ट करते वो ज़्यादा सही रहता, या फिर इन्होंने वापस से उसी चीज़ में इन्वेस्ट करा वो ज़्यादा बेटर था। देखिए, गवर्नमेंट जॉब मिलना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एट दिस पीरियड, इस गवर्नमेंट टाइम पे, मतलब इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। आपको पता है कि कितना ले ऑफ हो रहा है, TCS जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर रही हैं अपने बिजनेसेस को, स्टिल वो लोग ले ऑफ की तरफ बढ़ रहे हैं, ना कि न्यू जॉइनिंग्स की तरफ।
सो यू हैव टू एडमायर इट। आपको मैं बता दूँ, जब आपकी जॉब लगेगी ना, आप पीछे मुड़ के देखोगे भाई मैं कितनी मेहनत कर लेता था ना। मतलब जॉब में आपको वो थोड़ा सा काम भी आपको लगेगा लाइक मैं इतना वो क्यों कर रहा हूँ, और वो जो आपका पीछे का पीरियड है उस सबको आप एडमायर करोगे कि यस, कि मैंने इतनी मेहनत की तब मुझे वो फल मिला। आपको उस जॉब की भी कीमत होगी एंड वो कहीं भी आपको रिग्रेट नहीं होगा। यू विल डेफिनेटली एडमायर इट। आपको किसी भी हालत में इसका पछतावा नहीं होगा कि आपने अपने 2-3 ईयर्स इस जॉब के लिए दिए। हाँ, अगर आपको वो जॉब प्रोफाइल में मज़ा नहीं आ रहा है, या वो टोटली आपके मतलब कोई ऐसी जॉब प्रोफाइल आपने सेलेक्ट कर ली है कि जो कि आपकी पर्सनालिटी को या आपके करियर पॉइंट को या आपका जो भी पर्सनालिटी बेसिस में जिसकी वजह से आपकी पर्सनल ग्रोथ हो वो हैम्पर हो रही है, तो आई थिंक कि आप कहीं ना कहीं रिग्रेट कर सकते हैं, जिसकी परसेंटेज बहुत ही कम है। बट आप डेफिनेटली अगर आप सीरियसली गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो आप इसको एडमायर करेंगे। तो ये तो पूरा ओवरव्यू हो गया कि आपको तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या इनका एक्सपीरियंस उन्होंने आपके साथ शेयर करा। तो अब जो मेन चीज़ जो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है बच्चों का, एक तो ये होता है कि हाँ हमें एक जॉब मिल जाएगी, लेकिन सेकंड चीज़ ये होती है कि एक मतलब कि सैलरी और ऊपर से रिस्पेक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि बैंकिंग में सही में मतलब कि बहुत लोग बोलते हैं कि रिस्पेक्ट है, तो सही में रिस्पेक्ट है या नहीं है, और गर्ल्स के लिए ये जॉब कैसी है, और ऊपर से सबसे लास्ट में सबसे मेन जिसके लिए बच्चों को सबसे ज़्यादा वो रहता है कि भाई सैलरी कितनी है, तो उसके बारे में भी बताएंगे। तो एक एक करके पहले रिस्पेक्ट, फिर आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, जॉब मतलब कि ज़्यादा हेक्टिक नहीं हो, और मतलब वो तो ये बताएंगे हेक्टिक है नहीं है, और फिर लास्ट में सैलरी के बारे में पूछते हैं। ठीक है, तो फिर पूछते हैं। ओके, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें तो बैंकिंग एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड जॉब है, बट देयर इज़ अ वेरी बिग कंडीशन टू इट कि अगर आप बैंकिंग प्रोफाइल में कभी भी जाते हैं, अगर आप कभी भी खुद भी बैंक में गए होंगे, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं जो सामने वाला पर्सन है या जो भी बैंकिंग इंडस्ट्री में वहाँ बैठा हुआ है उसको सब कुछ आता होगा बैंकिंग का। और नॉट ओनली बैंकिंग, जीएसटी हो या आपका टैक्स पेइंग है या XYZ, बहुत सारे रीजंस हैं। एंड अगर आपकी कोई प्रोफाइल पर्टिकुलर है लाइक आप CSE फील्ड को मतलब कस्टमर डीलिंग में है और आपको लोन का कस्टमर आता है, तो आपको वो चीज़ें बेसिक सब चीज़ आनी चाहिए। आपको कंटिन्यूस स्टडी लगेगी अगर आप बैंकिंग प्रोफाइल में हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में भी उसमें देख सकते हैं। तो आई फील ये बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है, बहुत ही सेफ़ जॉब है फॉर द गर्ल्स स्पेशली, एंड बॉयज़ के लिए भी बहुत सेफ़ है। और थोड़ा बहुत हाँ, अभी सारे ही बैंक इंश्योरेंस टाई अप्स हो रहते हैं बैंकिंग में, तो आपको कहीं इंश्योरेंस प्लान्स वगैरह कस्टमर्स को इन्फॉर्म करने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो इंडियन फैमिली है ना वो टूवर्ड्स पावर्टी हिट करती हैं जब उनके लाइफ में या फैमिली में कोई भी ट्रेजेडी होती है टूवर्ड्स द फाइनेंशियल अर्निंग पर्सन। तो उस चीज़ के लिए बैंक्स और गवर्नमेंट टाई अप करके वो लोग लोगों को गाइड करना चाहते हैं, और उसको कहीं ना कहीं कुछ लोग प्रेशर फील करते हैं कि नहीं मैं तो ये नहीं कर पा रहे या वैसा करके। बट अगर आप लोगों को बताएंगे, जर्नल इंश्योरेंस के बारे में बताया जाता है कि आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहिए, कि आपके जाने के बाद में आपकी फैमिली के ऊपर एक बर्डन ना पड़े। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी सी बैंकिंग में आजकल थोड़ी सी फ्लॉज की तरफ है। बट हाँ, बैंकिंग में थोड़े वर्कलोड भी है बिकॉज कंप्लाइंस फैक्टर आजकल RBI की तरफ से बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है टूवर्ड्स गर्ल्स ऑल्सो। आप जिस टाइप की प्रोफाइल को हैंडल करेंगे यू विल डेफिनेटली लव इट। आपको पीपल्स के साथ, अगर आप पीपल्स पर्सन हैं तो आपको तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। हाँ, कभी कभी कि सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, तो आपको अलग अलग लोगों के साथ में डील करने की चांसेस रहेंगे। सो गुड फॉर दैट ऑल्सो, बी रेडी फॉर दैट एंड डेफिनेटली कम टू बैंकिंग। इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन टू बी इन, एंड आपको बहुत ही जल्दी 6 to 9 मंथ्स के अंदर अंदर आप जॉब, अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप जॉब क्रैक कर सकते हैं। सैलरी वापस याद दिलाना चाहूँगा कि सैलरी के बारे में बताना, जिसके बच्चा वेट कर रहे थे तो सैलरी मिस कर दिया, तो पूछते हैं। ठीक है, सैलरी बताओ। देखिए मतलब राउंड ऑफ बता दो कि एक हाँ भाई इतना मिलता है, मतलब मैं इतना बता देता हूँ, और एसएससी से कंपैरिजन करके, क्योंकि एसएससी में जितनी भी कोई अगर अच्छी से अच्छी जॉब भी है तो उसकी 80 या फिर स्टार्टिंग पे 70-80 फिर इतनी रहती है। लेकिन अगर बाद में कि जो नॉर्मल PAT ऐसे जो जॉब्स हैं इसमें बहुत काफ़ी कम जॉब वो रहती है वैकेंट। तो बट लेकिन जो अगर SBI से या फिर बैंक आपके IDBI वगैरह कोई भी बैंक से अगर कोई बच्चा सेलेक्ट होता है तो सारे एक पे स्केल पे जाते हैं। तो
मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये भी, इसका भी एक चीज़ फ़ायदा ही है कि जो भी बच्चा सेलेक्ट हो रहा है वो एक ही पे स्केल पे जा रहा है। लेकिन अगर आपका एसएससी में एक नंबर से भी बच्चा आगे पीछे हो जा रहा है तो हो सकता है कि उसको इनकम टैक्स मिल जाए, और हो सकता है कि एक नंबर कम हो जाए तो वो आप कम ग्रेड पे पहुँच जाए। तो मेरे को ये भी प्लस पॉइंट लगता है। लेकिन इस पॉइंट को हटा के पहले मैं पूछता हूँ कि सैलरी कितनी है, ठीक है? तो सैलरी के बारे में बताओ। देखिए, सैलरी बैंकिंग की बहुत ही हैंडसम सैलरी है। अगर आप कोई भी ग्रेड ए सिटी में रहते हैं तो आप मिनिमम टू मिनिमम इंक्लूडिंग ऑल दी पर्क्स लाइक आपको हाउसिंग जो लीज एग्रीमेंट वगैरह है वो डायरेक्ट बैंक जो है आपको आपके ओनर को देती है, तो उन सबको इंक्लूड करके देखा जाए तो आप अगर क्लास ए सिटी में रहते हैं तो आप 1,50,000 तक डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोई सेमी अर्बन या फिर रूरल पोस्टिंग में है तो आप 80-90,000 तो मिनिमम है आपको कि जो आपको इन हैंड मिलने वाली है एनी हाउ, उसके अबव ही जाएगी, उसके बिलो नहीं है। उसके अलावा आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन एंड ऑल दिस एक्स्ट्रा स्टफ्स, अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं व्हीकल का और वो पेट्रोल अलाउंस मिलता है वो अलग, उसके अलावा आप कहीं पे मिलने जा रहे हैं किसी को एंटरटेनमेंट के लिए, आपको XYZ इतने अलाउंसेस हैं वहाँ पे, हेल्थ के लिए, मेडिकल का और घूमने का, ट्रेनिंग का, सब चीज़ का पैसा मिलता है वहाँ पे आपको। सो आपकी सैलरी सेफ़ होगी अगर आप अपना फाइनेंसेस अच्छे से मैनेज करते हैं तो मतलब देखा जाए तो एसएससी से अगर कंपैरिजन करते हैं तो बैंकिंग में पैसा अच्छा है, ठीक है? बस वो ये कि इसमें आपको अच्छे से एकदम डेडिकेटेड वाली तैयारी चाहिए, और प्री मेंस फिर सब कुछ एक तरफ से सारे स्टेज क्लियर हो तभी आपको जाके आपको एक जॉब मिलेगी, ठीक है? और अगर एसएससी की बात करें तो अभी एसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम है, और एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्वेश्चन पूछेंगे वो नहीं पता, लेकिन बैंकिंग में पता रहता है। तो ये भी एक बहुत माइनस पॉइंट है अगर मैं देखूँ तो एसएससी का, और प्लस पॉइंट है बैंकिंग का। और मैं इसके बाद एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको इसके बाद भी लग रहा है कि बैंकिंग आपके लिए सही है तो आप स्विच कर सकते हो। अगर एसएससी का पहले ये वाला एग्ज़ाम 1 महीने बाद होगा, उसको दे लो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि अब भी एसएससी नहीं सुधर रही है तो आप बैंकिंग में शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है? और मैं एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगा कि जैसे बहुत बच्चे ऐसे रहते हैं कि अभी एसएससी का जैसे एग्ज़ाम, सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उन्होंने वो चीज़ें देखी और उसके बाद जो है उनका पढ़ाई नहीं हो रही है। तो आपने जैसे सुना कि इन्होंने इतने सारे फेलियर देखे, उसके बाद भी उन्होंने जो है तैयारी नहीं छोड़ी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट मेरे को लगा कि भाई आपको इससे ये चीज़ सीखनी चाहिए कि आपको तैयारी छोड़नी नहीं है। अगर आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया है तो आप, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तो आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। लेकिन अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि हम, मेरे से नहीं होगा, लेकिन मेरे में कोई और क्वालिटी है, फिर कोई और स्किल है, तो उसके आप उसके पास जा सकते हो। मतलब कि उस स्किल को आप अच्छा और करो रेदर देन आप वापस से इस फील्ड में आओ, ठीक है? और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट और कुछ बचा है और इनसे पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, तो उनका ये रिप्लाई कर देंगे। तो इस वीडियो को बनाने का एक यही पर्पज़ था कि बहुत बच्चे अभी इसमें कंफ्यूज थे कि एसएससी या फिर बैंकिंग, ठीक है? तो आपको अब जितने भी डाउट्स चल रहे थे, जितने भी चीज़ें थी, और इन्होंने बताया कि इन्होंने एसएससी का एग्ज़ाम भी दिया, उसके क्या ड्रॉबैक्स, मतलब कि उसके क्या कमियां थी एसएससी की, और बैंकिंग के क्या प्लस पॉइंट थे वो भी इन्होंने बता दिए, ठीक है? तो इसके बाद आपका डिसीजन है, और पूरा डिसीजन आपका ही होता है, आपके हाथ में ही होता है। बाकी लोग तो आपको सजेस्ट कर सकते हैं, फिर गाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई बैंकिंग आपके लिए सही है तो आप बैंकिंग में जा सकते हो। और अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ डाउट ऐसा बताया जो मतलब बचा है कि जब आपको लग रहा है कि मैंने नहीं पूछा, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो फ्रीली, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, और मतलब अपना टाइम देने के लिए। और 2-4 दिन से लग रहा था कि भाई वीडियो बना लेते हैं, तो आज जाके मौका लगा तो हमने वीडियो शूट कर ली। तो लास्ट में मेरी ऑडियंस को कुछ कहना चाहोगे? थैंक यू ऑडियंस, आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी है। अगर आई वॉन्ट यू टू सपोर्ट माई ब्रदर एज मच एज़ यू कैन। आप इस वीडियो को एक्सपेंड कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स मेम्बर्स के, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड आई विल हाईली अप्रिशिएट दैट इफ़ अगर आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बाय बाय।